नैनीताल में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वनाग्नि विद्युत आपूर्ति को लेकर की समीक्षा बैठक। अधिकारियों को वनाग्नि को लेकर दिया आवश्यक दिशा निर्देश। मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन योजना के अंतर्गत चयनित छात्रों से सीएम धामी ने किया संवाद। कहा, उत्तराखंड के युवा विश्व में कर रहे हैं प्रदेश का नाम रोशन। वन विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष कैलाश चंद्र गहतोड़ी के उधम सिंह नगर स्थित आवास पहुंचे सीएम धामी। गहतोड़ी को श्रद्धांजलि देकर परिवार को दी सांत्वना। जंगलों में धधक रही आग को लेकर सीएम धामी ने लिया ऐतिहासिक फैसला। आग बढ़ाने में सहायक चीड़ की पिरूल को 50 रुपए किलो में खरीदेगी सरकार। वनाग्नि की घटनाओं को लेकर कांग्रेस ने सीएम धामी पर जमकर साधा निशाना। कहा, मुख्यमंत्री ने समय रहते वनाग्नि पर नहीं दिया ध्यान। चारधाम यात्रा का इंतजार खत्म। 10 मई से होगा यात्रा का आगाज। केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खुलने की तैयारी तेज। फूलों से सजाए जा रहे धाम। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। खबर देहरादून से, जहां पर केदार सभा, केदारनाथ एवं अन्य संगठनों द्वारा कल केदार घाटी बंद का आह्वान किया गया है। वहीं उत्तराखंड चारधाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत ने इस बंद का समर्थन किया। तीर्थ पुरोहित महापंचायत ने स्पष्ट किया है कि तीर्थ पुरोहित के साथ जिला प्रशासन रुद्रप्रयाग द्वारा की गई एक तरफा कार्रवाई में शामिल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसी के तहत केदारनाथ में अभी व्यापारिक एवं अन्य प्रतिष्ठान अनिश्चित काल के लिए बंद रहेंगे। उत्तराखंड स्थित चार धामों की यात्रा को लेकर कितनी गंभीर है, इस बात से समझ सकते हैं कि यहाँ पर संपर्क मार्गों की स्थिति ठीक नहीं है। केदार घाटी के तहत की जो संपर्क मार्ग है गुप्तकाशी से सोनप्रयाग के बीच का, वहाँ पर जो है बिल्कुल भी सड़क अच्छी नहीं है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात जो ये है कि जो ऑफलाइन पंजीकरण की बात की गई थी, उस ऑफलाइन पंजीकरण में भी बहुत सी दिक्कतें आ रही हैं। केवल लिमिटेड ऑफलाइन पंजीकरण हो रहे हैं, जिसके कारण बहुत से श्रद्धालु जो इन धामों में आना चाहते थे, उन्होंने अपनी यात्रा कैंसिल कर दी है। हमारा सरकार से मांग है कि ऑफलाइन जो पंजीकरण है उसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यात्रियों को आने दें। इसके अलावा मुख्य रूप से जो हमारे आला अधिकारी हैं, शासन में बैठे हैं, वो कोई भी फ़ोन उठाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। मैं सुमेश अग्रवाल दिल्ली से आया हूँ चारधाम यात्रा के लिए, श्री केदारनाथ यात्रा और फिर बद्रीनाथ यात्रा के लिए। सुबह में निकले थे 9 बजे हरिद्वार से। सोनप्रयाग पहुँचने में हम लोग को 5 बज गया। रास्ता इतना ख़राब कर दिया है, बीच बीच में गड्ढा, कच्चा रोड इतना है और धूल इतना रास्ता में उड़ रहा है कि कुछ बोलने का नहीं। एलर्जी इतना हो रहा है, पूरे सांस लेने में धूल गर्दा अंदर जा रहा है। प्रशासन का, जिला प्रशासन रुद्रप्रयाग का, ना डीएम फ़ोन उठाने के लिए तैयार है, ना डीएम रुद्रप्रयाग का जो पीए है राहुल, वो फ़ोन उठाने के लिए तैयार है। बार बार लगातार फ़ोन करने पर अगर राहुल फ़ोन भी उठाता है तो वो सही ढंग से बात नहीं करता है और कोई सही जानकारी नहीं देता है। उत्तराखंड स्थित चार धामों की यात्रा को तीर्थ पुरोहित महापंचायत ने किया है समर्थन। आपको बता दें कि जिस तरीके से केदारनाथ के तीर्थ पुरोहित नाराज चल रहे हैं, उनका साफ तौर पर जो गड्ढे हुए थे उनको लेकर तमाम चीजें और उसको लेकर विरोध जताया जा रहा है और केदार सभा व अन्य संगठनों ने इस आह्वान में अपना समर्थन दिया है। तीर्थ पुरोहित महापंचायत ने किया है समर्थन। रुद्रप्रयाग प्रशासन की कार्रवाई के बाद से आपको बता दें कि ये नाराजगी देखने को मिल रही है। और इसको समर्थन मिल रहा है तीर्थ पुरोहित महापंचायत का। केदार घाटी को बंद का किया गया है आह्वान। एक और जहां 10 मई से यात्रा का आगाज हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ तीर्थ पुरोहितों में खासा नाराजगी इसको देखने को मिल रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, अगर हम बात करें तो जिस तरीके से रुद्रप्रयाग प्रशासन की कार्रवाई से नाराजगी साफ तौर में तीर्थ पुरोहितों में देखी जा रही है, एक और जहां पर यात्रा का आगाज होना है, ऐसे में ये नाराजगी कहीं ना कहीं सरकार के लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। निश्चित तौर पे यशी, क्योंकि जिस तरीके से चारधाम यात्रा का आगाज कल से होने जा रहा है, तीनों धामों के कपाट जो है
कल खुलने जा रहे हैं। 10 मई को बाबा केदार के और गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुलेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रशासन से खफा जो है तीर्थ पुरोहित यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इनका ये मानना है कि जो प्रशासन लगातार जो निर्माण कार्य है या रास्ते जो है बिल्कुल खस्ता हाल है, या इसके साथ साथ कहें कि जो पंजीकरण को लेकर के बात हो रही है, ऑफलाइन पंजीकरण को लेकर के, तो कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं में अच्छी खासी नाराजगी और उनको परेशानी हो रही है। और यही वजह है कि ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु जो है वो चारों धाम पर पहुंचने में असमर्थ हो रहे हैं। कई ऐसे भी श्रद्धालु हैं जिन लोगों के रजिस्ट्रेशन नहीं हुए हैं 2 दिन से, तो वो अपने यात्रा का प्लान जो है वो बदल रहे हैं, यानी कि कैंसिल कर रहे हैं। इस तरीके के आरोप जो है वो तीर्थ पुरोहितों द्वारा लगाए गए और यही वजह है कि खफा होकर जो तीर्थ पुरोहितों की जो महापंचायत है उसमें ये निर्णय लिया गया है कि रुद्रप्रयाग जिले में जो भी यात्रा रूट है वहां पर जो है प्रतिष्ठान जो है वो कल बंद रहेंगे, यानी कि अनिश्चितकालीन तक बंद करने का आह्वान जो है यहाँ पर किया गया। देखिए दूसरी बात ये भी है यशी, क्योंकि कल से यात्रा शुरू हो रही है, लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो है वो 4 धाम यात्रा में आएंगे और खास तौर से केदारनाथ की यात्रा महत्वपूर्ण यात्रा है और 22 लाख से ज्यादा लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ी समस्या जो है आने वाले समय में, अगर ये तीर्थ पुरोहितों की नाराजगी लगातार चलती रही तो सरकार को भी इसका आक्रोश झेलना पड़ेगा और इससे ज्यादा समस्या जो है वो जो यात्री आ रहे हैं उनके लिए को उठानी पड़ सकती है, क्योंकि खाने से लेकर पीने की जो व्यवस्थाएं हैं वो चिरमरा जाएंगी और इसकी वजह से कहीं ना कहीं यात्रा जो है वो उसको वो बाधित होगी। तो कहा जा सकता है कि तीर्थ पुरोहितों को मनाने के लिए, या फिर कहा जाए कि जो तीर्थ पुरोहितों की मांग है उसको सरकार किस तरीके से लेती है ये बहरहाल देखना होगा। लेकिन कल जो है केदार घाटी यानी खास तौर से केदारनाथ की जो यात्रा है उसमें तमाम प्रतिष्ठानों को बंद करने की का आह्वान जो है वो तीर्थ पुरोहितों ने कर दिया है। बिल्कुल, अगर हम बात करें राजेश जी, तो पिछले साल भी हम देख रहे थे कि तीर्थ पुरोहित अलग मुद्दों को लेकर नाराजगी जो है वो दिखा रहे थे। तो कहीं ना कहीं तीर्थ पुरोहितों की ये समस्या है, वो चाहते हैं कि उनको इम्पोर्टेंस दी जाए। जब 4 धाम यात्रा शुरू होती है तो उनसे भी राय मशवरा किया जाए, लेकिन हर बार ऐसा नहीं किया जाता और उसके बाद हम देखते हैं कि अच्छी खासी नाराजगी जो है वो तीर्थ पुरोहितों में होती है। बिल्कुल निश्चित तौर पे यशी, क्योंकि ये बार बार जो है तीर्थ पुरोहितों की तरफ से मांग होती है कि जब भी सरकार कोई भी यात्रा रूट चला रही है या यात्रा से संबंधित कोई भी कार्य हो रहा है तो उसमें तीर्थ पुरोहितों को जो है सम्मिलित किया जाए। जो भी बैठक है, जो महत्वपूर्ण सुझाव है वो तीर्थ पुरोहितों के भी लिए जाए, ताकि जो यात्री यहाँ पर आ रहे हैं उनको कोई परेशानी ना हो। और कहीं ना कहीं सरकार से एक अच्छी खासी जो नाराजगी है वो यहाँ पर तीर्थ पुरोहितों की इस वजह से ही देखने को मिल रही है, क्योंकि उनका मानना है कि जो जिलाधिकारी है या तमाम अधिकारी है वो उनकी बातों को जो है वो नहीं मान रहे हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं। और यही वजह है कि जो नाराजगी है वो साफ तौर पे देखने को मिल रही है। तमाम बैठकों का दौर जो है लगातार मुख्यमंत्री स्वयं 4 धाम यात्रा को लेकर के कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी तक की जो बैठकें हुई हैं उसमें इनको जो है तीर्थ पुरोहितों को इग्नोर किया गया। ये इस तरीके के आरोप जो है वो तीर्थ पुरोहितों की तरफ से लगाए गए हैं और यही बात है कि इसी वजह से जो है अनिश्चित जो है बाजार बंद का जो आह्वान है, प्रतिष्ठानों का आह्वान है, वो केदार घाटी में जो है वो देखने को मिल सकता है। और अगर जल्द ही सरकार ने इस समस्या को सॉल्व नहीं किया तो कहीं ना कहीं बड़ी परेशानी आने वाली यात्रा को लेकर के और खासतौर से जो यात्री है उनके लिए बन सकती है। यशी जी, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि तीर्थ पुरोहितों में नाराजगी जो है वो साफ तौर पर देखी जा रही है। तो जहां एक और 4 धाम यात्रा का आगाज होना है, ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार की मुश्किलें बढ़ सकते हैं। कोटद्वार में गुरुवार को उस समय हड़कंप मच गया जब शराब कारोबारी अभिषेक कथैंत ने देवी रोड स्थित तड़ियाल चौक के पास एक युवक पर सरेआम फायर किया। गनीमत रही कि शक्ति तड़ियाल नाम का यह युवक बाल बाल बच गया। एसएसपी पौड़ी लोकेश्वर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि शराब कारोबारी अभिषेक कथैंत ने बिना लाइसेंस वाली एक पिस्टल से शक्ति तड़ियाल पर फायर किया था। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एक हमारे पास कोटद्वार में भी शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें कुछ 2 व्यक्तियों के आपस में कोई आर्गुमेंट हुई और उस आर्गुमेंट के उपरांत एक व्यक्ति के द्वारा हवा में गोली चलाई गई। इस शिकायत पर हम लोगों ने कार्रवाई करते हुए मौके पे हमारी जो लोकल पुलिस है उन्होंने ये पाया कि 2 व्यक्ति जो कि शायद
शराब के कारोबार करते हैं। इन दोनों की आपस में कोई कहासुनी हुई और उस आर्गुमेंट के बीच एक व्यक्ति के द्वारा जो है हवा में 2 शॉट्स जो है फायर किए गए। इसमें हमने सीसीटीवी फुटेज भी चेक कर लिए हैं और जो वहाँ पे चश्मदीद थे उनके भी हम लोगों ने बयान नोट कर लिए हैं और उसके आधार पे हमने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। और बीते 28 अप्रैल को सेंट थेरेसा स्कूल में एक कार्यक्रम के दौरान प्रतिबंधित मांस पकाए जाने और छात्रों के धर्मांतरण कराए जाने की बात को लेकर खासा बवाल हुआ था और पुलिस और प्रशासन ने मौके से मांस के नमूने लेकर जांच को भेज दिए थे। लेकिन हैदराबाद भेजे गए मांस के नमूने की जांच रिपोर्ट अभी सामने नहीं आई है, जिसे लेकर स्टूडेंट यूनियन गार्जियन सोसाइटी एवं गौ सेवकों द्वारा सामूहिक रूप से सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देकर मामले की जांच पड़ताल कराने की बात कही। अब स्कूल के फादर ने मीडिया के सामने आकर सारे आरोप निराधार बताए और कहा कि चर्च से संबंधित छात्रों का कार्यक्रम था और प्रतिबंधित मांस जैसी कोई बात नहीं है, ना ही धर्मांतरण के लिए किसी छात्र के ऊपर कोई दबाव बनाया गया है। 28 अप्रैल को रविवार प्रार्थना सभा में यहाँ पर कार्यक्रम था। बच्चों को जो है संस्कार देने का कार्यक्रम था, विद्यालय के बच्चों का नहीं, चर्च के बच्चों का जो, और इसी कार्यक्रम में भोजन की व्यवस्था भी की गई थी। उन्हीं माँ बाप ने इसकी व्यवस्था की गई थी। और इस बीच जो है गौ सेवा दल के समिति के सदस्यों द्वारा जो है आरोप लगाया गया कि यहाँ गौ मांस परोसा गया है, प्रतिबंधित मांस का, जो वास्तव में नहीं था और निराधार है। ये आरोप गलत है और यहाँ विद्यालय की बात भी नहीं है। उस दिन छुट्टी है, रविवार के दिन छुट्टी रहती है और इसका हम खंडन करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। किसी धार्मिक भावनाओं को जो है हम ठेस पहुंचाना नहीं चाहते हैं, न भी आगे करेंगे। ऐसा कुछ पहले भी नहीं हुआ। विश्वविख्यात केदारनाथ धाम के कपाट खुलने से पूर्व केदारनाथ मंदिर फूलों से सजने लग गया है। मंदिर को सजाने के लिए फूल भी केदारनाथ पहुंच चुके हैं। मंदिर को लगभग 10 टन फूलों से सजाया जाएगा। वहीं दूसरी ओर बाबा केदार की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव टोली तृतीय रात्रि प्रवास गौरीकुंड में करने के बाद केदारनाथ धाम के लिए रवाना हो गई। दोपहर को डोली केदारनाथ पहुंची मंदिर के भंडार गृह में विश्राम करेगी। सुबह अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर 7:15 पर बाबा केदार के कपाट खोल दिए जाएंगे। विश्वविख्यात भगवान केदारनाथ के कपाट खोलने की लगभग सभी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। केदारनाथ पे आपको बता दें कि फिलहाल केदारनाथ पे डोली पहुंचने का कल अक्षय तृतीया के मौके पर केदारनाथ के कपाट खोले जाएंगे। गंगोत्री धाम के कपाट कल 10 मई को विधि विधान से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। कपाट खुलने को लेकर धाम में पूरी तैयारियों को अंतिम रूप देने का काम किया जा रहा है। आज मां गंगा की डोली आकर्षित का लिंग प्रवास से गंगोत्री धाम के लिए चलेगी और रात्रि विश्राम भैरव घाटी में होगा। इसके पश्चात कल सुबह 9 बजे मां गंगा की डोली गंगोत्री धाम पहुंचेगी। जय मां गंगे। मां भगवती गंगे के कपाट को खुलने को लेकर के सारी तैयारियां जोरों पर है और आप देख रहे होंगे मंदिर को जो है भव्य रूप से सजाया जा रहा है और इस समय भी काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद हैं। कल 6 बजे भैरव घाटी से प्रस्थान करेगी और 9 बजे मां भगवती गंगे गंगोत्री धाम में विराजमान हो जाएगी और ठीक 12:25 पर मां भगवती गंगे के कपाट श्रद्धालुओं के लिए 6 माह के लिए दर्शन हेतु खोल दिए जाएंगे। इसको लेकर के यहाँ पर तमाम मंदिर को सजाया जा रहा है। घाटों की साफ सफाई से लेकर रंग रोगन से लेकर तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर जो है चुस्त और दुरुस्त की जा रही है। मां भगवती गंगे सभी की मनोकामना को पूर्ण करें, सभी स्वस्थ रहें, निरोग रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय मां गंगे, हर हर गंगे। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर अल्मोड़ा से, जहां सोमेश्वर के चरौदा गांव में कल देर शाम भारी बारिश होने के बाद बादल फट गया, जिससे अल्मोड़ा कौशानी मार्ग बंद हो गया, जिससे मार्ग पूर्ण रूप से बंद हुआ और आवाजाही बंद हो गई। इस घटना से लोगों में दहशत का माहौल है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी सटीक साबित हुई। दोपहर बाद अल्मोड़ा में मौसम ने मिजाज बदला और बारिश शुरू हो गई। अल्मोड़ा के सोमेश्वर में भारी बारिश के बाद स्थानीय लोगों का दावा है कि बादल फटा है। बादल फटने के कारण कई घरों में पानी घुसने की खबर आ रही है।
कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने राज्य में बढ़ती वनाग्नि की घटनाओं के मुद्दे पर मुख्यमंत्री धामी पर जमकर निशाना साधा। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री धामी ने समय रहते वनाग्नि पर ध्यान नहीं दिया, जिससे राज्य में वनाग्नि की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हजारों एकड़ जंगल जलने के बाद अब बैठ के कर रहे हैं। जो है वनाग्नि की ओर गई है। आखिर कुंभकर्णी निद्रा में क्यों सोए हुए थे? उनको जो है पूरे देश के चुनाव की तो फिक्र थी, लेकिन जिस राज्य की जनता ने उनको चुना वहाँ उन्होंने जो है पहले से ध्यान नहीं दिया। जब 650 से ज़्यादा जंगल जल करके स्वाहा हो गए, 5,500 से ज़्यादा वनाग्नि की घटनाएं हो गई, तब मुख्यमंत्री जी को समीक्षा करने की याद आई। तब उन्हें लगा कि जो है उत्तराखंड के जंगल धू धू करके जल रहे हैं, वन मंत्री कहाँ है? आखिर जो है उनकी कहीं सक्रियता क्यों नजर नहीं आ रही है? या आपदा मंत्री कहाँ है? किसी की कोई जवाबदेही अभी तक तय नहीं हुई है, किसी अधिकारी पर कोई गाज नहीं गिरी है, तो कैसे मान लें कि जो है सरकार गंभीर है? और पिछले वर्षों में भी जो है उत्तराखंड के जंगलों में आग लगती रही है। इस बार अप्रैल महीने में ही जो है 5 गुना अधिक वनाग्नि की घटनाएं हुई। इससे साफ पता लगता है कि सरकार ने और वन विभाग ने कोई भी सबक जो है पिछली घटनाओं से नहीं सीखा, और कोई भी डिजास्टर मैनेजमेंट जो है आपका वनों के बचाने के लिए नहीं था। केवल जो है बयानबाजी हो रही है, अखबारों में जो है सुर्खियां बन रही है। देहरादून की नगर कोतवाली पुलिस ने 2 वाहन चोरों को गिरफ्तार कर 15 दोपहिया चोरी का खुलासा किया। आरोपियों से 10 दोपहिया और 5 वाहनों के पार्ट्स बरामद किए हैं। पकड़े गए आरोपी बाइक मैकेनिक हैं। उनकी देहरादून निवासी सोहेल की बाइक 25 और रिजवान की बाइक 26 अप्रैल को दून अस्पताल के बाहर से चोरी हुई थी। दोनों चोरी के मामले में पुलिस ने 6 मई को शहर कोतवाली में केस दर्ज किया। हाल ही में शहर में वाहन चोरी के अन्य मामले भी सामने आए हैं। कोतवाली क्षेत्र में किराए के मकान में रह रहे भाई बहन की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि भाई द्वारा अपनी सगी बहन की गला दबाकर हत्या करने के बाद खुद भी आत्महत्या कर ली गई। पुलिस हत्या व आत्महत्या के कारणों की तलाश में जुट गई है। चंदवा बरेली निवासी 23 वर्षीय सुनील कुमार ने 4 दिन पहले अपनी 19 वर्षीय बहन करिश्मा के साथ सिंह कॉलोनी गली नंबर 10 स्थित मकान किराए पर लिया था। और बताया जा रहा है कि बुधवार की सुबह सुनील का बहनोई रवि जब कमरे पर आया तो जब आवाज देने पर दरवाजा नहीं खुला, जहां पर सुनील का शव लटका और करिश्मा का शव जमीन पर पड़ा हुआ था। दून में नदी नालों के किनारे खाली जमीनों पर कब्जा और फिर आबाद निर्माण कर खरीद फरोख्त का खेल तो वर्षों से चल रहा है। रिस्पना बंदाल के किनारों पर सरकारी भूमि पर मकान बनाकर 100 रुपए के स्टाम्प पर बेच दिए गए। अब इन मकानों को खरीदने वालों पर बेघर होने का खतरा मंडरा रहा है। अवैध निर्माण को लेकर हाईकोर्ट के निर्देश पर नगर निगम सर्वे कर रहा है। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बताया कि चिन्हीकरण के बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो सकती है। माननीय न्यायालय से संबंधित है और अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई करना हमारा दायित्व भी है, तो उसके क्रम में ही कार्रवाई की जा रही है। कोई भी प्रक्रिया विधि विरुद्ध नहीं की जा रही है, विधि अनुसार ही सारे कार्य किए जा रहे हैं। भारतीयों के रंग रूप की तुलना वाले सैम पित्रोदा के विवादित बयान पर बीजेपी हमलावर है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सैम पित्रोदा के बयान पर प्रतिक्रिया दी। महेंद्र भट्ट ने कहा कि सैम पित्रोदा का बयान रंग भेद को बढ़ावा देने वाला है। उन्होंने कहा कि यह बयान भारत की एकता को भंग करता है। कांग्रेस नेता का यह बयान देश के अंदर विभाजनकारी मानसिकता को प्रदर्शित करता है। दक्षिण कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सैम पित्रोदा का जो बयान है वो देश के अंदर एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि रंग भेद को बढ़ावा देने का एक उनका बड़ा बयान है। खासतौर पर भारत की एकता अखंडता को
भंग करने वाला बयान है। देश के अंदर विभाजनकारी मानसिकता को प्रदर्शित करता है। उनके द्वारा पूर्वोत्तर भारतीयों को चीनी, दक्षिण भारतीयों को अफ्रीकी, पश्चिमी भारतीयों को अरब जैसा दिखने का जो बयान है, ये भारत के जो स्वरूप है, क्योंकि भारतवर्ष तो एक ऐसा देश है जहाँ हर प्रकार के फूल खिलते हैं, हर प्रकार की जलवायु रहती है, और इस देश के अंदर जन्म लेना ईश्वर भी अपना सौभाग्य समझता हूँ। ऐसे भारत के अंदर इस प्रकार की बयानबाजी देश की एकता अखंडता के लिए घातक है। मैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मांग करूंगा कि उनको इस पर देश से माफ़ी मांगनी चाहिए और इस प्रकार के बयान देने वालों को आजीवन पार्टी से बाहर रखना चाहिए और इस प्रकार के बयानों पर उनको कड़ा रुख अपनाना चाहिए। आज का युग और आधुनिक और टेक्नोलॉजी बेस्ड युग है। आज के समय में मानव तकनीकी आधारित काम करने लगा है, यानी कि गैजेट्स का युग कहना गलत नहीं होगा। मानव छोटे छोटे कामों को लेकर बड़े कामों को करने के लिए गैजेट्स का इस्तेमाल करता है, जो एक और हमारे लिए सुविधा का कारण है, तो इन गैजेट्स का दुष्प्रभाव भी हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता हुआ नजर आता है। हमारे दैनिक जीवन में हमारे पल पल का साथी मोबाइल है, इससे अधिक दुष्प्रभाव हमारी आंखों पर पड़ता है। आजकल के माता पिता अपने बच्चों को कुछ साल बड़े होने के बाद ही मोबाइल दे देते हैं। यहाँ तक कि स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए भी मोबाइल और लैपटॉप का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, ऐसा होता है, स्क्रीन एक टेक्नोलॉजी है जिसमें लैपटॉप हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, आईपैड हो सकता है, टैबलेट हो सकता है। तो ज़रूरत भी बन गया है, आपके सारे मैसेज, सारा कम्युनिकेशन उसी से होता है। आजकल के जो यंग बच्चे हैं वो किताबें भी इसी से पढ़ते हैं। तो आपने देखा होगा कि किताब में कोई ऐसी ब्राइटनेस नहीं होती, ऊपर से लाइट आती है, फिर आपकी आंखों पे लाइट जाती है, लेकिन टैबलेट के अंदर से खुद से रोशनी निकलती है। तो ये किरणें भी कई बार आंखों को नुकसान पहुंचाती हैं, क्योंकि जब हम कोई स्क्रीन पे देखते हैं तो कई बार क्या होता है, हम ब्लिंक कम कर देते हैं, आंखों को झपकना कम कर देते हैं। तो आंखों को थोड़ा सा कोशिश करें कि 20 मिनट जब भी काम करें लगातार, तो 20 बार पलकों को झपकाएं और 20 सेकंड के लिए स्क्रीन से दूर देखें, जिसको हम रूल ऑफ 20 बोलते हैं। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।